अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम सलाम मैम। कैसे हो आप सब लोग? ठीक ठाक हो? जी मैम, अल्लाह का शुक्र ठीक। अच्छा, हाँ जी। अब आप में से किसी ने कुछ पिछला डिस्कस करना हो तो पहले हम उसको जरा एंटरटेन कर लेते हैं। कोई बात पूछनी है आपने, किसी को कोई क्वेरी है? कोई कंफ्यूजन हो रिगार्डिंग द एग्जाम्स वगैरह भी? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम काइंडली ये बता दें कि पेपर होंगे किस चीज़ पे, गूगल क्लासरूम पे होंगे, जूम पे होंगे, बस ये काइंडली बता दें। जूम पे ही होगा अगर तो। यहाँ पहले जैसे हमारे जो फाइनल एग्जाम्स जिस तरह आप लोगों ने लास्ट टाइम भी दिए थे तो वो तो फिर यूनिवर्सिटी ने कंडक्ट किए थे ना। फाइनल आई थिंक वैसे होंगे, लेकिन ये जो है ये जो मिड होगा वो जूम पर ही होगा और वो मेरा ख्याल है हर टीचर अपना खुद देगा। लेकिन ये भी कोई पॉलिसी है सच कम्प्लीटली बनी नहीं है, ना हमें फाइनलाइज हुआ है। बस यही कहा गया कि हर टीचर ने खुद अपना एग्जाम देना है। तो जो मेरा मैम तो जूम पे 40 मिनट्स में कैसे देंगे पेपर मैम? तो वो पेपर ही ऐसा बनेगा ना कि आप 40 मिनट में कर सकेंगे। देखो 40 मिनट में आप आराम से 50 एमसीक्यूज भी कर सकते हैं या 30 एमसीक्यूज, और साथ में आप अपना वो करके जल्दी से आप साथ अपना पीडीएफ बना के विद इन टाइम लिमिट कौन सा है वो आप ईमेल कर दें। ठीक है, ठीक है मैम, चलो। कोई इतना इशू नहीं है। अच्छा जी, अब आपका सिलेबस कौन सा है? वो फर्स्ट पार्ट आपके साथ मैंने सिलेबस शेयर किया हुआ है ना। सिलेबस की कॉपी आप सबको दी थी ना? जी मैम, एक शेयर की थी आपने एनालिटिकल केमिस्ट्री की। हाँ जी, वो जो हमारे सिलेबस को हमारा जो कोर्स है 507 उसका मैंने आपके साथ शेयर किया मैं कंटेंट्स। तो वो कंटेंट्स आपने देखा है सब। वो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है। पहले मैंने नोवा शुरू किया था, लेकिन वो जब मैंने उसको देखा जरा उससे कंसल्ट किया तो उसमें नोवा इंक्लूडेड नहीं था, इसलिए फिर मैंने उसको वहां पर ही छोड़ दिया। अच्छा, अब उसके सेकेंड पार्ट में है आपके पास आयोनिक इक्विलिब्रियम और पीएच पीओएच एक्टिविटी एक्टिविटी कोएफिशिएंट्स। ठीक है, तो और साथ में सॉल्यूशंस के जो आपके पास कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं और कॉम्प्लेक्सेस बनने के बाद उनकी स्टेबिलिटी वगैरह, ये कंटेंट्स हैं। साथ बफर सॉल्यूशन एंड कॉमन आयन इफेक्ट, ये टॉपिक्स वो सेकंड पार्ट जो है आपका सिलेबस वो कवर करता है। तो उसमें मैंने फिर कहा कि चले आपका थोड़ा सा जरा इजी हो जाएगा आपका मिड का एग्जाम। तो उसमें फिर ये है कि मैंने बफर सॉल्यूशन, चूंकि आप सबने पहले भी पढ़ा हुआ है काफी डिटेल से, आई थिंक पढ़ा हुआ होगा एफएससी में भी पिछले सेमेस्टर में भी। तो बफर सॉल्यूशन और कॉमन आयन इफेक्ट को हम जो है ना वो पहले कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो आज हम बफर सॉल्यूशंस को, उसका इंट्रोडक्शन, उसके कंपोजिशन, उसकी एक्टिविटी, किस तरह से वो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन उसका क्या होता है, एप्लीकेशंस क्या है, हाउ कैन वी मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ बफर्स, उसको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है जी, कितने स्टूडेंट्स हो गए हैं? 25 हो गए अभी। चलिए हम शुरू करते हैं, टाइम तो हमारे पास 15 मिनट ऊपर हो गया। तो बफर्स, आप सबको आवाज आ रही है? जी मैम, आ रही है। अच्छा, और कोई क्वेश्चन नहीं पिछले किसी सिलेबस में से? आप सब लोगों ने साथ उसको याद कर लिया है, कवर कर लिया है, पढ़ लिया है? मैम कर लिया। अच्छा चलें, गुड, दैट्स गुड। आज हम बफर सॉल्यूशन क्या होता है? कौन बताएगा बफर सॉल्यूशन क्या होता है? वो सॉल्यूशंस जो कि पीएच को रेजिस्ट करते हैं जब हम कोई उसमें एसिड या बेस जो ऐड करते हैं। पीएच की चेंज को रेजिस्ट करते हैं, पीएच को नहीं रेजिस्ट करते, व्हिच रेजिस्ट द चेंज इन पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है ना, कि जो सॉल्यूशन की पीएच है उसको चेंज अगर हम करेंगे तो पीएच की चेंज, सॉल्यूशन की पीएच क्यों चेंज नहीं होनी चाहिए आपके ख्याल में? जी सिद्रा परवेज, आप कुछ कमेंट करेंगे? मैम अगर पीएच चेंज होगी तो जो भी एक्टिविटी होगी वो सारी डिस्टर्ब हो जाएगी। एक्टिविटी होगी, एक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाएगी। हाँ जी, सही है टू सम एक्सटेंट। जो बहुत सारे हमारे केमिकल्स एंड बायोकेमिकल्स रिएक्शंस होते हैं
वो एक खास पीएच सेंसिटिव होते हैं और उनकी जो एफिशिएंसी है वो मैक्सिमम होती है एट सर्टेन पीएच लेवल, और विद द चेंज इन पीएच उनकी जो एफिशिएंसी या एफिकेसी है उसमें फर्क पड़ना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। इसलिए हमें क्या किस चीज की जरूरत होती है कि उस केमिकल या बायोकेमिकल सिस्टम में हम उसको मेंटेन रखें। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, बफर सॉल्यूशन यूज करते हैं। तो बफर सॉल्यूशन की कंपोजिशन क्या होती है, कौन बताएगा, किसी को पता हो तो। नौशीन, साजिद, जीशान, कुछ कमेंट करेंगे, क्या कंपोजिशन होती है? सुफियान, नो कमेंट। चले वॉलंटरली हाँ बताओ बेटा, क्या कंपोजिशन होती है बफर की, कभी आपने पढ़ा हो? मैम बफर की कंपोजिशन मैम अभी याद नहीं। कोई कुछ याद नहीं है? मैम अच्छा बफर जी, का पता है, जैसे हाँ मैम बफर का पता है, जैसे कि आगे बताया क्लास वालों ने भी कि वो पीएच की चेंज को रजिस्ट करता है, बेटा, और किससे अभी बना हुआ याद होता है नहीं ना, आ रहा। किससे बना होता है, ये याद ना रखने वाली बात नहीं है ना, ये तो एक बहुत ही बेसिक सी बात है। कोई और? मैम हाँ ये जी, जी जी, मैम उसका साल्ट एंड वजीहा, वजीहा बता बोल रही है जी, वजीहा। मैम वीक एसिड एंड इट्स साल्ट, या और वीक बेस एंड इट्स साल्ट, हाँ जैसे जी, एसिटिक यस एसिड मैम, जी जैसे शाबाश, वीक कॉन्जुगेट बेस होती है। जी जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही वजीहा, गुड। क्या होता है कंपोजिशन में इसकी, कैसे कोई भी बफर सॉल्यूशन कैसे बनता है, किस तरह किसी दो केमिकल्स को मिला के हम बफर सॉल्यूशन बना सकते हैं कि हमने इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं डालना होता, ना स्ट्रॉन्ग बेस होता, बल्कि वीक एसिड और वीक बेस। इसको कौन जस्टिफाई करेगा क्यों हम वीक एसिड और वीक बेस लेते हैं? और उसका सॉल्ट, ताकि रिएक्शन रिवर्सिबल रहे, ये ना हो कि रिएक्शन कंप्लीट हो जाए और वो इरिवर्सिबल हो जाए, ठीक है। इसको चलिए अब हम थोड़ा सा डिटेल से देख लेते हैं। तो बफर सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है विच रेजिस्ट चेंज इन द सॉल्यूशंस पीएच, ठीक है। प्योरेस्ट वाटर को भी अगर हम कहता है एग्जांपल लें, हम एयर की एग्जांपल लें, कोई भी सॉल्यूशन कौन सा है उसकी पीएच कौन सी है वो मेंटेन नहीं रहती, विद द पैसेज ऑफ टाइम वो चेंज हो जाती है। एग्जांपल उसने कहा है कि अगर हम एक वाटर को एक ग्लास में रखते हैं और उसकी पीएच को अगर हम चेक करते हैं आफ्टर सम टाइम, तो पीएच चेंज हो जाएगी। तो क्यों पीएच चेंज होगी, इसकी क्या रीजन है? तो उसके रीजन है कि जो एयर है, एयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलके कार्बोनिक एसिड बना देगी, तो इसलिए वो एसिडिक की तरफ चला जाएगा। और अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, सपोज एयर में कार्बन डाइऑक्साइड या एयर से हमने उसको आइसोलेट रखा है, तो फिर क्या होगा कि जो ग्लास में रखा है, तो ग्लास सिलिकेट बोरोसिलिकेट होते हैं ना बेसिकली, तो ग्लास के सिलिकेट उसके साथ मिलेंगे और वो फिर अल्कलाइन की तरफ चला जाएगा। तो इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट द प्योरेस्ट वाटर डज नॉट रिटेन अ कांस्टेंट वैल्यू ऑफ पीएच फॉर अ लॉन्ग टाइम. This is due to the fact that carbon dioxide from air or silicates from the glass containing water may dissolve in water and making the solution slightly acidic और basic. कार्बोनिक एसिड की वजह से वो एसिडिक हो जाएगा और सिलिकेट की वजह से जब वो वाटर के साथ मिलेगा तो क्या बनेगा, वो उसकी जो पीएच है वो थोड़ी सी बेसिक की तरफ चली जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से जो पीएच है वो चेंज होती है इवन एक सिंपल वाटर की जिसमें हमने कुछ भी और केमिकल नहीं मिक्स किया, जस्ट ड्यू टू द कार्बोनिक एसिड एंड सिलिकेट्स प्रेजेंट इन द ग्लास। और अगर हम एग्जांपल लेते हैं बायोकेमिकल सिस्टम, बायोलॉजिकल सिस्टम की, जिस तरह आपका बॉडी है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, क्योंकि ये पीएच हर जगह पे इन्वॉल्व है। जिस तरह अभी मैंने बताया कि जो प्लांट हमारी बॉडी में हमारा ब्लड है, ब्लड की एक स्पेसिफिक पीएच वैल्यू है, अगर उससे ऊपर या नीचे होगा, अगर वो कहते हैं इवन 0.4
अगर pH सपोज 7 है और 7.4 भी होती है, या वो उस 6.6 हो जाती है, तो क्या होगा? ड्यू टू दिस स्लाइट चेंज इन पीएच, जो आपका हार्मोनल सिस्टम है, जो आपका एंजाइम सिस्टम है, उसकी एफिशिएंसी जो सी है वो डिस्टर्ब होगी, और आप इवन ये जो आपके डायबिटिक होते हैं पर्सन्स, और जो इसमें हार्मोनल डिजीजेस जो सी हैं, वो सब ड्यू टू द चेंज इन पीएच की वजह से होगा, और वो किसी भी बॉडी ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट कर सकती हैं बैडली. So various chemical reaction and biochemical reaction in particularly in which can take place more rapidly in solution of specified pH values. Therefore, it becomes essential to have solution which can maintain constant pH value. तो हमें ऐसे solutions produce करने हैं जिसकी pH कौन सी है वो same रहे, या हम कुछ ऐसा उसके अंदर pH कौन सी है, सपोज इवन आपका स्टमक है, स्टमक की pH चेंज हो जाती है, तो आप बहुत एसिडिक फीलिंग आती है, फिर आप वो जो आप क्या खाते होते हैं, इनो पीते हैं, या आप जो कुछ जो घरेलू टोटका ही होता है कि आप सोडियम बाइकार्बोनेट हर घर में होता है, तो वो आप थोड़ा सा पानी में मिक्स करके ले लें, तो वो आपकी जो पीएच है उसको मेंटेन करने की तरफ चला जाता है रिएक्शन, ठीक है ना. तो कोई सा अगर वो एसिडिक ज्यादा हो गया या बेसिक ज्यादा हो गया, तो दोनों केसेस में आपका जो स्टमक का फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा. तो ऐसे सॉल्यूशंस, such solutions which are resist to change of pH when some acid or base is added to them are called buffer solutions or simply buffers. This resistance to change in pH value is known as buffer action. इसको हम buffers क्या है, buffer solution क्या है, और buffer action क्या है. Action क्या हुआ? The resistance to change in pH value of the solution is known as the buffer action. एडमिटेंस अब चले. अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है? अब इसकी कंपोजिशन की मैंने बात की थी कि हम इसमें क्या लेते हैं, कैसे किसी कोई भी एसिड या कोई भी बेस, अगर हमने एसिडिक सॉल्यूशन का बनाना है, बेसिक का, तो एसिडिक बफर बनाना है, तो हम उसका वीक एसिड लेंगे या फिर वीक बेस, ठीक है, और उसका सॉल्ट सच एज एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसीटेट. या वीक बेस में क्या है हमारे पास? अमोनियम हाइड्रोक्साइड एट इट्स बेस. अब इसका वीक क्यों लिया, मैंने आपको पहले बताया, ताकि रिएक्शन जो सा है वो रिवर्सिबल फॉर्म में हमें चाहिए, कि जिस चीज की अगर जो सा एसिड ज्यादा हो गया है, तो हम रिवर्सिबली उसका एनाइन उसके साथ रिएक्ट करें और सॉल्ट जो है वो एसिडिक फॉर्म में चला जाए, और अगर वो बेसिक ज्यादा है तो एसिड बेस के साथ रिएक्ट करे और वो एसीटेट या कोई भी उसका एनाइन और वाटर बन जाए, ताकि उसकी पीएच जो सी सोल्यूशन की वो मेंटेन रहे. दिस इज द कंपोजिशन, ठीक है, और ये भूलने वाली बात नहीं है, ये आइंदा से ऐसा कोई एक्सक्यूज नहीं बेटा, ये इतना सिंपल है और इतना बेसिक केमिस्ट्री है कि आपको एट दिस स्टेज आपका कोई एक्सक्यूज जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है अगर आपको ये कहे कि भी ये मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा, ठीक है. इसलिए ये बात अब किसी स्टूडेंट ने नहीं भूलनी. दिस शोज योर वर्थ कि आपका बेसिक्स कितनी, जितनी बेसिक स्ट्रॉन्ग होंगी उतना ही आपका जो है वो कोई भी प्रेजेंटेशन जो भी आपकी चाहे वो एग्जाम्स की हो, चाहे वो वाइवा की हो, चाहे वो इंटरव्यू की हो, वो उतनी अच्छी हो, ठीक है जी. तो सबने ये बात आइंदा से कभी नहीं भूलनी कि बफर सॉल्यूशन कैसे बनता है. मैंने बताया कि मैंने ये टॉपिक इसलिए सिलेक्ट किया है ताकि आप लोगों को जो ज्यादा उस पे लास्ट वीक का है, इसके नेक्स्ट कमिंग वीक में हमारा मिड होगा, तो आपको कुछ ज्यादा जो सा है वो सेल्फ स्टडी की तरफ ना जाना पड़े, पहले से आपने पढ़ा हुआ है, जस्ट आप इसको रिवाइज कर रहे हो, ठीक है ना. तो आपके पास वीक एसिड और वीक बेस, और रीजन इसकी क्या पता है, ताकि रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल फॉर्म में रहे और हम किसी भी चेंज को इजीली टैकल कर सकें. गॉट इट? यहाँ तक क्लियर है सबको? जी मैम. यस मैम. चले आगे. आप कहता है कि हमने उसका देखना एक्शन कैसे होता है. अगर बफर एक्शन को कोई पूछे कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आप इसको कैसे बताओगे कि दो ही सूरतें हो सकती है ना. कौन सी दो सूरतें हो सकती हैं जब इसको एक्ट करना पड़ेगा? जब मैम हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही होगी और या फिर हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही होगी, मतलब या तो अगर वो तो
जी जी, या तो वो एसिडिक हो रहा है बहुत ज्यादा, या वो बहुत ज्यादा बेसिक हो रहा है। ये दो कंडीशन है जिसकी वजह से पीएच कौन सी है वो वेरी करेगी। और कौन सी दो, या तो वो एसिडिक सोल्यूशन होगा या वो बेसिक सोल्यूशन होगा। तो इन दोनों को करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले हम देख लेते हैं कि एसिड के साथ अगर एसिडिक बफर सॉल्यूशन है तो क्या होगा कि अगर उसमें एसिड ही ज्यादा हो गया है, एसिडिक सॉल्यूशन में अगर एसिड ही ज्यादा हो गया है तो क्या होता है, जो बफर सॉल्यूशन का जो एसीटेट एनाइन है वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, और क्या बनेगा, जब ये एसीटेट एनाइन बेस एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो एज अ रिजल्ट वो क्या बना देगा, वाटर एंड एसिटिक एसिड। तो ये जो वाटर का इन ज्यादा हो जाएगा आपके पास एसिडिक की सिचुएशन में, जब वाटर का कंटेंट ज्यादा हो जाएगा तो वो इरिवर्सिबली में आपके पास एक बैलेंस को मेंटेन रखेगा, और जो ज्यादा एसिडिक सिचुएशन थी हाइड्रोनियम आयन की या हाइड्रोजन आयन की, उसको वो कंपनसेट करने की कोशिश करेगा। एंड देयर विल बी वेरी स्लाइट चेंज इन पीएच विल टेक प्लेस एज कंपेयर के जब अगर हम उसमें ये बफर सोल्यूशन नहीं होगा और हम उसमें 1-2 ड्रॉप्स किसी एसिड के डालेंगे तो उसकी में बहुत अब्रप्ट चेंज आ जाएगा उसकी पीएच में। लेकिन अगर उसके अंदर बफर सॉल्यूशन एसीटेट आयन का ही होगा तो ये स्लाइड वीक एसिड भी उसको काफी बेहतर से कंपनसेट कर सकता है। सेकंड सिचुएशन क्या है कि अगर उसमें हाइड्रोक्सिल आयन ज्यादा हो गया है तो अब बफर सॉल्यूशन में क्या हमने कहा था, वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट। ठीक है ना, तो एसिड की जब हमने एसिड ज्यादा हुआ तो उसका सोडियम एसीटेट आयन, ये सोडियम एसीटेट है ना एन ए, यहाँ पे सोडियम एसीटेट एनाइन, सोडियम एसीटेट एनाइन ने उसके एसिड के साथ रिएक्ट किया था। और सेकंड कंपोनेंट क्या था बफर सॉल्यूशन का, एसिड। तो अब जब उसमें बेस ज्यादा हो गया है तो अब क्या होगा कि अब एसिड उसके साथ रिएक्ट करेगा, और अब ये मिलकर एसिड और बेस जब मिलते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर। तो ये अब आपके पास ये सोडियम एसीटेट प्लस वाटर बन जाएगा, और इन दिस वे जो आपका हाइड्रोक्सिल आयन जो इसकी कंसंट्रेशन हाई है वो कंपनसेट हो जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, सेकंड क्या थी सिचुएशन हमारे पास कि अगर हमारा जो एसिडिक बफर सॉल्यूशन है वो एसिडिक नहीं बल्कि बेस है, तो बेस की सूरत में उसने क्या कहा कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड, ये बेस और दिस इज इट्स सॉल्ट, बेस एंड इट्स सॉल्ट, द pH of the solution remain very close to its even original value. Similar addition of strong acid or a strong base to an alkaline buffer cause the following reaction. जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस, और ये उसका अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट, वीक एसिड एंड इट्स वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट। तो वीक जब हम उसमें एसिड ज्यादा हो गया तो अब किसने रोल प्ले करना है, एसिड ज्यादा हो गया है तो अब उसका रिएक्ट करेगा उसका बेस, जो बफर सॉल्यूशन है उसका बेस रिएक्ट करेगा, एसिड बेस रिएक्ट करेंगे और अमोनियम और वाटर, अमोनियम क्लोराइड और वाटर बनाएंगे, जिसकी वजह से उसका जो ज्यादा एसिडिक कंडीशन थी उसको फॉलो अप हो गया। और अगर बेस ज्यादा होगी तो बेस की सूरत में क्या है कि अमोनियम क्लोराइड जो उसका सॉल्ट है, अमोनियम क्लोराइड का जो अमोनियम है वो इसके साथ रिएक्ट करेगा और उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक जो उसका स्ट्रॉन्ग हाइड्रोक्साइड है उसको चेंज करेगा इनटू द weak base में उसको convert कर देगा। Thus in both cases the solution will not change its pH. It should be remembered that the above consideration are applicable only when the amount of acid or base added to the buffer solution is small. ये नहीं कि आपने उसमें पूरी बॉटल ही अंडेल देनी है तो फिर भी आप कहोगे कि बफर एक्शन करे। दिस इज कि आपने उसको वो जो स्मॉल चेंजेस थी एनवायरनमेंट में, जिस तरह मैंने पहले डिस्कस किया कि एयर की जो कार्बन डाइऑक्साइड है या जो ग्लास के सिलिकेट्स हैं या उसमें कोई जो भी हमने उसको पीएच को सेट किया है, क्योंकि बहुत सारे डिफरेंट प्रोसेसेस, इवन इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस हों या वो नेचुरल प्रोसेसेस हों या बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हों, उन सब की एफिशिएंसी को इन्हांस करने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, बहुत से फैक्टर्स होते हैं। मसलन कौन कौन सा फैक्टर हो सकता है, कौन बताएगा कि इन सब रिएक्शंस को कैरी ऑन करने के लिए कौन कौन से रिएक्शंस जौन से हैं वो फैक्टर्स जौन से हैं वो अफेक्ट करते हैं रिएक्शंस पर। मैम एयर में उसकी ह्यूमिडिटी भी इफेक्ट कर सकती है रिएक्शंस को, हम्म, और
और जो उसमें होते हैं टेम्परेचर वगैरह भी इफेक्ट कर सकता है? जी, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर लेवल इसको कह सकते हो यस आप। मैम। हाँ ठीक है ना। कोई बहुत सारे जो रिएक्शंस हो रहे होते हैं उसमें आप कह सकते हैं उनकी शेकिंग स्पीड, उसकी जो पल्प डेंसिटी होती है कि सॉलिड लिक्विड रेशियो, तो इन सब में जो वेरी इंपॉर्टेंट चीजें दो तीन फैक्टर्स जो से होते हैं वो पीएच है और टेम्परेचर है। पीएच, यस मैम। टेम्परेचर एंड द रिएक्शन स्पीड, ये तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। क्या आया आपने देखे, दो चीजों को मिला के आप एक जगह पे स्टंट रख देंगे, उनको शेक नहीं करेंगे, तो आप देखो उनको मिक्सिंग का टाइम, उनके इंटरेक्शन का टाइम जो है वो कितना ज्यादा हो जाएगा। उसी को अगर आप उसकी जो है उसको शेक करना शुरू कर दें, मैनुअली शेक करें आप उसको, जो है वो सेंट्रीफ्यूज करें उसको, किसी मैग्नेटिक स्टिरर पे रखें तो उनका इंटरेक्शन कौन सा है वो वेरी करेगा। इसी तरह से पीएच में अगर उसको एसिडिक पीएच देंगे या बेसिक पीएच देंगे, या पीएच में एसिडिक में ही उसको एक रिएक्शन कौन सा है, सपोज मैं एग्जांपल आपको अक्सर देती होती हूँ क्योंकि मेरा ये रिसर्च एरिया ऑफ इंटरेस्ट है कि ह्यूमिक एसिड है। ह्यूमिक एसिड कौन सा है वो कहाँ से निकलता है, वो आपके पास कोल से हमने उसको एक्सट्रैक्ट करना है। अगर तो कोल कौन सा है, अगर मैं उसको अल्कली के साथ रिएक्शन करती हूँ तो हमारे पास अल्कलाइन, स्लाइटली अल्कलाइन सोल्यूशन के साथ मैं रिएक्शन करती हूँ उसको, तो वो आपके पास एक जो है वो फिल्टर सोल्यूशन बन जाता है ना। मैं अगर 5 ग्राम कोल लेती हूँ, उसके अंदर मैं 1 लीटर 0.1 मोलर पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन डालती हूँ, तो दिस इज द अल्कलाइन एक्सट्रैक्शन। अब अगर मैं उसकी पीएच जो है वो 2 कर देती हूँ या 1.5 कर देती हूँ, एसिडिक, हाईली एसिडिक उस सोल्यूशन को करती हूँ, तो उसमें अब जो आपके पास प्रेसिपिटेट्स अपीयर हो जाएंगे वो ह्यूमिक एसिड के होंगे। ठीक है ना। ये बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, बहुत अच्छा ये एंटी माइक्रोबियल एजेंट है और ये बहुत रिच एरोमेटिक सब्सटेंस है। तो अगर मैं इसकी पीएच को 1.2 या 2 नहीं करती हूँ तो उसके अंदर आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस मौजूद हैं, बट दैट इज नॉट द प्योर ह्यूमिक एसिड। एक्सट्रैक्ट नहीं होगा जब तक आप उसकी पीएच को 1.5 से 2 के दरमियान नहीं करेंगे। ठीक है। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। पीएच क्या है, शेकिंग स्पीड क्या है, टेम्परेचर क्या है, और हमारी बहुत सारी एज अ केमिस्ट जो रिसर्च है वो सारी इसी बेस पर होती है कि हमने डिफरेंट केमिकल्स को, जो आपके पास नेचुरली एग्जिस्टिंग केमिकल्स हैं, सब्सटेंसेस हैं, उनसे हमने कैसे उनको एक्सट्रैक्ट करना है और कौन से फैक्टर्स को ऑप्टिमाइज करना है। फैक्टर्स को, डिफरेंट फैक्टर्स में से हम देख लेते हैं कि विच वन फैक्टर इज अ वेरी मच इम्पोर्टेंट। ठीक है। और उसको अगर हम ऑप्टिमाइज कर देते हैं तो बाकी जो उसके साथ के फैक्टर्स हैं जिनका रोल बहुत ज्यादा नहीं है, तो हम 1 या 2 फैक्टर को ही ऑप्टिमाइज करके, ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या होता है कि उसकी बेस्ट हमने उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लेना है, उसके जिस पर कि उस एंजाइम की, उस सब्सटेंस की एफिशिएंसी या उस प्रोसेस की एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होगी। ठीक है ना। तो वो किसी भी बफर सॉल्यूशन को यूज करके उस रिएक्शन की पीएच को मेंटेन करते हैं और ताकि उसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम रहे। ओके, दिस वाज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बफर सॉल्यूशन। अगर आपसे पूछा जाएगा कि एसिडिक बफर सॉल्यूशन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखें, तो आप सिर्फ ये ऊपर आपके पास एसिडिक एसिड के साथ लिखोगे कि एसिड की जो कंपोजिशन है वो इसकी वीक एसिड है। कोई से भी डिफरेंट आप एग्जांपल दे सकते हो, जरूरी नहीं एसिडिक एसिड दोगे। और आप जौन सा है वो अगर बेसिक का पूछा जाएगा तो आप सिर्फ बेसिक की एग्जांपल दोगे, और अगर दोनों का पूछा जाएगा, कुछ मेंशन नहीं किया जाएगा, तो फिर आप दोनों की एग्जांपल दोगे। फर्स्ट का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आप बताएं कि हाउ इट वर्क्स इन द बॉडी या इन द सिस्टम। गॉट इट? किसी को इसमें कंफ्यूजन हो? नहीं, कहाँ पे सो गए? नो मैम। नहीं मैम। ओके ओके, चले। अब हमने ये देखना है कि कैलकुलेट कैसे करते हैं, हम बफर सॉल्यूशन बनाएंगे कैसे, या अगर कोई सॉल्यूशन दिया गया है आप उसको थ्योरेटिकली, एक तो एक्सपेरिमेंटली है ना, एक्सपेरिमेंटली आप उसको कैसे मेजर करोगे? पीएच मीटर से। ठीक है ना। सिंपली अगर आपने सॉल्यूशंस है उसकी पीएच को, उस बफर सॉल्यूशन की एक्टिविटी को उसकी डिस्कस करना है, तो आप क्या करोगे? आप पीएच मीटर को यूज करोगे कि आया इसको यूज करके पीएच में चेंज आती है या नहीं आती।
ठीक है। और अब आपने उसको बनाना कैसे है, एक तो हमारे पास बने बनाए भी मिल जाते हैं बफर सॉल्यूशंस, ठीक है, कि हमें किस सॉल्यूशन का, किस पीएच का बफर सॉल्यूशन चाहिए, हमें एसिडिक का, बेसिक का, न्यूट्रल का। तो डिफरेंट जो है वो हमारे पास सिंथेसाइज्ड भी अवेलेबल होते हैं, और ये बेसिकली हम यूज करते हैं टू कैलिब्रेट द जो मल्टीमीटर आपका होता है, जो पीएच मीटर है, कंडक्टिविटी मीटर होता है, पीएच मीटर की एफिशिएंसी को कैलिब्रेशन करने के लिए हम सिंथेटिक बफर सॉल्यूशन यूज करते हैं, कि हम 3 बफर ले लेते हैं, एक एसिडिक पीएच का, एक बेसिक पीएच का और एक न्यूट्रल पीएच का। तो एसिडिक पीएच में हम देखते हैं कि जब हम एसिडिक वाला यूज करते हैं, सपोज वो 4 पीएच है उसकी, तो क्या पीएच मीटर 4 ही पीएच दे रहा है या नहीं। अगर वो पीएच 4 नहीं दे रहा, इट मींस कि इसकी कैलिब्रेशन ठीक नहीं है, ठीक है ना। बफर सॉल्यूशन अपनी जो सिंथेसाइज है, जो रेफरेंस मटेरियल है, वो अपनी पीएच चेंज नहीं करेगा। अगर हम न्यूट्रल में फिर हम उस पीएच मीटर को देखते हैं कि आया ये वाटर है, इसकी पीएच कौन सी है, वो न्यूट्रल है, इधर ये जो 7 पीएच देता है या नहीं देता इस सोल्यूशन की। या अगर हमने बेसिक को, फिर जब हम तीनों में बेसिक का भी इसी तरह से देखते हैं कि 11 पीएच का अगर बफर सोल्यूशन यूज किया, तो पीएच मीटर जो है वो 11 ही शो कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर वो 11 नहीं शो कर रहा, तो इट मींस कि बेसिक सोल्यूशन में इसकी पीएच की जो एफिशिएंसी, पीएच मीटर की जो एफिशिएंसी है, वो बेहतर नहीं है। तो जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन है वो हम यूज करते हैं फॉर कैलिब्रेशन ऑफ द मल्टीमीटर और पीएच मीटर आप भी कह सकते हो। अच्छा, बनाने के लिए अब हमने इसको लैब में कैसे सिंथेसाइज किया जा सकता है, वेरी सिंपल, कि आपने उसको, हमारे पास कोई सा भी वीक एसिड, उसका कौन सा है सॉल्ट, वीक बेस, और उसका सॉल्ट हम यूज करते हैं। और अब हमने ये देखना है हमने किस पीएच का बनाना है, ठीक है ना, हमें किस पीएच का बफर सोल्यूशन चाहिए। तो हम उस एसिड या उस सॉल्ट के हम उसकी पीके ए या पीके बी चेक कर लेते हैं। तो वो पीके बी जो है, जब दोनों की एसिड और बेस की कंसंट्रेशन सेम होती है, तो फिर क्या होता है, पीके और पीके बी जौन सी है वो नियरली इक्वल टू द, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। तो इन दिस वे वी एस्टिमेट कि हमें किस पीएच का सॉल्यूशन चाहिए, हम उसकी पीके, उस रेलेवेंट टू दैट पीएच हम पीके बी देख लेते हैं कि कौन सा एसिड या बेस कौन सा है, वो उसकी पीके बी या पीके ए कौन सी है, वो नियरली इक्वल है, और उसको फिर हम उसके सॉल्ट के साथ मिक्स करके सर्टन रेशियो में, सर्टन कंसंट्रेशन में, ठीक है, तो फिर हम उसका बफर सॉल्यूशन बना सकते हैं। भी हम इसको आगे देखते हैं कि कैसे आप इसको कैलकुलेट करेंगे। पीएच ऑफ अ बफर जो है वो डिपेंड करती है किस पर, कंसंट्रेशन ऑफ द बफर कंपोनेंट। बफर कंपोनेंट्स की कंसंट्रेशन, देखिए ना, ये एसिड है, डिसोसिएट होगा आयंस में, हाइड्रोजन आयंस में और एन आयंस में। तो और उसमें आप HA, इसको कोई से इसने एग्जांपल लिया एसिड की, एंड इट्स सॉल्ट सोडियम एसीटेट, इसको आपने भी, हम वही एग्जांपल कोट करते हैं ताकि आपके लिए इजी हो जाए। ये हम अब अपडेट करें। आयनाइजेशन ऑफ वीक एसिड में बी रिप्रेजेंटेड एज, इसके हमने आयनाइज कर लिया, तो आयनाइजेशन कांस्टेंट Ka इज गिवन बाय, आयनाइजेशन कांस्टेंट जो है वो जो प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट आ गया। हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जौन सी है वो यहाँ पे हम दोबारा जाते हैं। अच्छा, आपको कहता है चूंकि एसिड जो है वो वीक है, तो ये डिसोसिएट होगा बहुत स्मॉल एक्सटेंट में। इन दिस वे, जब इसका मतलब है कि जब वो डिसोसिएट हो रहा है, तो जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इन द इनिशियल, जब हमने उस एसिड को डाला था वाटर में या सम सॉल्यूशन में, तो उस वक्त जितनी उसकी एसिडिटी थी, वो डिसोसिएशन के बाद भी उसकी जो है वो इक्वल होगी। तो इसका मतलब है कि हम इसको जो आयनाइजेशन कांस्टेंट है, इसको हम हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को दैट विल बी इक्वल कंसीडर करते हैं कि ए इससे मल्टीप्लाई हो गया डिवाइडेड बाय आयन की कंसंट्रेशन के। तो since acid is weak, it will undergo dissociation to the very small extent. In the presence of its salt, it is completely dissociate. In the presence of its salt, to completely dissociate हो जाएगा. It can be assumed that the acid is not dissociated at all. Hence, the concentration of ionized acid can be equal to this. ये equation को हम इसके equal लिख सकते हैं. ठीक है जी, यहाँ तक उसका मतलब ये मैंने आपको पहले बता दिया कि उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन के इक्वली हम उसकी कंसंट्रेशन को लेंगे। अब क्या होता है कि अगर हम इनको दोनों तरफ इसका ऑन टेकिंग द लॉगरिथम एंड रिवर्सिंग द साइन थ्रू आउट द इक्वेशन, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव लॉग हमने लिया इज इक्वल नेगेटिव लॉग ऑफ Ka प्लस लॉग ऑफ
इनवर्स हो जाएगा, क्योंकि हमने इसका लॉग लिया है, तो लॉग ऑफ ये हाइड्रोजन HA ऊपर चला जाएगा, एसिड कंसंट्रेशन ऑफ एनाइन नीचे आ जाएगा। तो दिस योर इक्वेशन विल बी फॉर्म, इसको हम कहते हैं हेंडरसन हैज़लबर्ग इक्वेशन। नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन आप सबको पता है pH होता है, नेगेटिव लॉग ऑफ K आप सबको पता है pKa होता है या pKb होगा, प्लस लॉग ऑफ ये क्या था, ये आपका कंजुगेट बेस था और ये क्या है आपका एसिड है। तो दिस इक्वेशन इज नोन एज द हेंडरसन-हैज़लबर्ग इक्वेशन। विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन हम अगर हमें एसिड और उसका जो सॉल्ट है उसकी कंसंट्रेशन पता है तो हम किसी भी बफर सॉल्यूशन की पीएच को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें पीएच पता है तो हम pKa भी लिटरेचर से देखकर हम उसकी देख सकते हैं कि हमें उसमें कितना एसिड और बेस को कैलकुलेट करके डालना है कि हमें इस पीएच का सोल्यूशन मिल जाएगा, बफर सोल्यूशन मिल जाएगा। तो हम क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, pH ऑफ द बफर सोल्यूशन, हम उसके आयोनाइजेशन कांस्टेंट को देखकर और कंसंट्रेशन ऑफ एसिड और सॉल्ट को देखकर हम उसकी pH को कैलकुलेट कर सकते हैं। इट कैन बी इम्प्लॉयड to the prepared solution of desired pH value. As a rough rule, to prepare the buffer solution of given pH, we select an acid whose pKa value is very close to the pH of the buffer. समझ आ गई आपको कि हमने जिस भी दूसरी सिचुएशन का pH तो कैलकुलेट हो गई इजीली। दूसरी सिचुएशन उसने क्या कहा है कि अगर हमारे पास हमने सोल्यूशन बनाना है तो हमने जिस सपोज मैंने 6.5 pH का बफर सोल्यूशन बनाना है, तो अब मेरे पास 6.5 pH का मैं देखूंगी कि कौन सा एसिड है जिसकी जो pKa है वो नियर टू 6.5 है, क्योंकि अगर इन दोनों की कंसंट्रेशन अगर 1/1 होगी तो log 1 जो है वो 1 आ जाएगा और आपके पास वो pH जो है वो उसकी pKa के बराबर होगी। तो 6.5 जिसके नियर टू pKa होगी मैं वो सिलेक्ट कर लूंगी और फिर इट इज वेरी इजी फॉर मी टू प्रिपेयर द बफर सॉल्यूशन ऑफ दिस pH 6.5, ठीक है ना। तो उसने कहा है प्रिपेयर अ बफर सॉल्यूशन ऑफ गिवन pH, वी सिलेक्ट एन एसिड whose pKa is close to pH of the buffer, then we calculate the ratio of concentration of salt and acid to be used. Okay, तो हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। दो इसके फायदे हमारे पास, हम किस तरह से तैयार कर सकते हैं। अब वो कहता है कि आप उसको इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। मैंने आपको पहले बताया केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ब्लड, मिल्क, वेरियस एनिमल फ्लूइड्स बफर्ड होते हैं किसके साथ, बाइकार्बोनेट आयंस के साथ एंड कार्बोनिक एसिड के साथ और प्रोटीन के साथ। इन ड्यू टू दीज थ्री जो आपके बायोलॉजिकल फ्लूइड्स हैं वो उनकी एफिशिएंसी जो है वो नॉर्मल रहती है, अदरवाइज वो एबनॉर्मली और उनका मेल फंक्शनिंग शो करेंगे। नॉर्मल ह्यूमन ब्लड की पीएच जो है वो 7.4 है और मैंने आपको इसमें पहले बताया था इवन वेरी स्मॉल इंक्रीज या डिक्रीज, इवन 0.4 पीएच यूनिट भी अगर इंक्रीज या डिक्रीज होती है तो वो पैथोलॉजिकल कंडीशन बन जाती है और वो सिचुएशन जौन सी है वो डायबिटिक या कोमे में आप चले जाते हो। कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स भी जौन सी एंजाइम्स जिन्हें आपके बॉडी में सिक्रीट आउट हो रहे हैं वो सब एक स्पेसिफिक पीएच पे काम करते हैं। इंडस्ट्रियल फील्ड्स में बफर्स मैंने आपको पहले बताया, एग्जांपल इसमें दी है कि अल्कोहल अगर हम फर्मेंटेशन करते हैं तो वो पीएच एक स्पेसिफिक पीएच जिसकी राउंड अबाउट 6 पीएच पर वो फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो आपकी सारी इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री है, बैटरीज है, टैनिंग ऑफ लेदर है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शुगर है, सब एक सबको वर्किंग के लिए एक स्पेशल एसेंशियल पीएच चाहिए होती है फॉर प्रॉपर प्रोडक्टिविटी। इवन फॉर क्रॉप्स में सॉइल है, सॉइल में अगर पीएच ठीक होगी तो आपकी प्लांटेशन ठीक होगी। अगर सॉइल की पीएच नॉर्मल नहीं है तो उसे हम कहते हैं एरोडेड सॉइल है, एरोजन हुई है उसमें, तो उसमें वो क्रॉप्स भी इवन ग्रो नहीं करेंगी। तो इसलिए अगर अल्कलाइन आपकी सॉइल होगी, अल्कलाइन सॉइल होगी तो आप क्या डालोगे उसके अंदर, आप सल्फर को यूज करोगे। और अगर आपकी सॉइल जौन सी है वो एसिडिक है तो आप लाइमस्टोन को यूज करोगे उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो दिस इज द यूज ऑफ सिंपल यूज ऑफ बफर इन डिफरेंट आप कह सकते हो बायोलॉजिकल सिस्टम में, केमिकल सिस्टम में और नेचुरल सिस्टम में आप उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। बफर सॉल्यूशन को तैयार करना है, मैंने तो पहले बताया आपको, हेंडरसन हैज़लबर्ग इक्वेशन है, इंडिकेट्स दैट इफ द मोलर कंसंट्रेशन of the acid and its conjugate base are approximately equal, ये दोनों तो pH will be equal to pKa, जिसकी वजह से आप इजीली उसको कैलकुलेट कर सकते हो। एग्जांपल देख लें, बफर सॉल्यूशन है
जिसकी pH ऑन 1 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर कंसंट्रेशन एसिटिक एसिड की और सोडियम एसीटेट की दोनों की इक्वल है, 1/1 है, तो log 1/1 हो जाएगा और pH विल बी इक्वल टू 4.74। उसकी pK आप दी हुई है, आप इजीली उसकी pH कौन सा है वो उस सोल्यूशन की कैलकुलेट कर सकते हो जिसमें आपको एसिड और बेस की, एसिड और उसके सॉल्ट या बेस और उसके सॉल्ट की कंसंट्रेशन दी गई हो। इसी तरह से हाउ मेनी मोल्स ऑफ सोडियम एसीटेट मस्ट बी एडेड टू 1 लीटर ऑफ 0.2 मोलर एसिटिक एसिड सॉल्यूशन टू मेक बफर ऑफ pH 5। अब क्या है कि उसने कहा कि आपको कितने मोल्स सोडियम एसीटेट के ऐड सॉल्ट है उसकी आपने कंसंट्रेशन डिटरमिन करनी है कि आप कितने मोल ऐड करोगे कि आपके पास सोल्यूशन उस बफर सोल्यूशन की pH 5 हो जाए और उसकी Ka वैल्यू जो सी है वो उसने दी हुई है 1.8 into 10⁻⁻5 प्लस लॉग ऑफ जो एसिड की कंसंट्रेशन है 0.2 मोलर वो उसने दे दी, आपने वैल्यूज पुट की 5 माइनस ये इसका लॉग लिया आपने 4.74 प्लस लॉग ऑफ दिस आ गया आपके पास, आपने इसको 5 को ऑपोजिट साइड पे ले जाके माइनस कर देना है आपके पास इक्वेशन दिस विल बिकम, दोनों तरफ आपने इसका एंटी लॉग लिया तो आपके पास सॉल्ट की कंसंट्रेशन 0.36 मोल आ जाएगी। ओके गॉट इट। अब आपके पास टाइम रह गया है 1 मिनट। तो ये अब हम मेरा ख्याल है कि इसको किसी ने कुछ पूछना है तो वो कर लें क्योंकि अब हमारे पास 1.5 मिनट बाकी है जूम का जो है अपग्रेडेशन के बाद, तो हम फिर अगले लेक्चर में इसके दो न्यूमेरिकल्स और कॉमन आयन इफेक्ट देख लेंगे। हाँ जी, कोई क्वेश्चन स्टूडेंट्स? नो मैम, समझ आ गई है। ठीक है, चले मैंने ये आपके साथ जो पीडीएफ है ऑलरेडी शेयर कर दी हुई है, तो आप लोग इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, तो कल का लेक्चर जो है वो कॉमन एंड इफेक्ट और इसके दो न्यूमेरिकल्स पर कंसिस्ट करेगा। ओके, और अगर आप लोगों के लिए फिजिबल है तो कल भी हम यही टाइमिंग सेट कर लें। जी मैम, टाइम यही बेस्ट है मैम फिलहाल। चल मैम यही कर सकते हैं। ओके ओके, कल सुबह इंशाल्लाह फिर हम मैम 8:30 बजे। जी मैम बेटे, जी जी मैम मिर्च का सिलेबस सारा करना है। जी बिल्कुल, कल तक का लेक्चर पूरा होगा कॉमन आयन इफेक्ट। ठीक है, ओके मैम। ओके, गुड लक, अल्लाह हाफिज। मैम